नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें बताया था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो यदि हमें आती है, जो हमने सीख ली तो इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सब कुछ आता है। तो देखिए, हम आज के हमारे वीडियो में, आज की हमारी क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले तो हम ये बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। जैसे कि कोई भी भाषा सीखनी हो तो हमें उसकी वर्णमाला सीखनी होती है, फिर हम शब्द बनाना सीखते हैं, फिर शब्दों से वाक्यांश बनाना सीखते हैं, वाक्यांशों को दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके उपवाक्य बनाना सीखते हैं, फिर वाक्य बनाना सीखते हैं। तो शब्द जो है, शब्द अपने कार्य के आधार पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वर्ड्स आर divided into different classes on the basis of their function in the sentence are called part of speech, are called parts of speech। शब्दों को कई वर्गों में बांटा गया है वाक्य में उनके कार्य के आधार पर, और उन्हें ही क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ये बात करें हम, ये हो गई डेफिनेशन। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एट इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एट इन नंबर। इनकी संख्या जो है वो 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है, 8 है। वो कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं, देखिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले है इसमें नाउन, 1 नंबर पे है नाउन, 2 नंबर पे है प्रोनाउन, 3 नंबर पे है एडजेक्टिव, 4 नंबर पे है वर्ब, 5 नंबर पे है एडवर्ब, 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन, 7 नंबर पे है कंजंक्शन, और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। ये 8 जो नाम हैं जो हमने अभी लिखे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं नाउन। ये जो नाउन टॉपिक है, इस टॉपिक से या इस यूनिट से आपकी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप बैंक की दीजिए, एसएससी की, एनडीए की, नेवी की, सीडीएस की, एयरफोर्स की, आप जो भी एग्जाम देंगे उस एग्जाम में इस यूनिट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा है, नाउन।
तो हेडिंग हो गई नाउन। सबसे पहले हम इसके बारे में ये जान लेते हैं कि ये नाउन जो है कहें किसको, ठीक है। तो देखिए सरल भाषा में, बिल्कुल सीधी सी भाषा में, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नाम बताने वाले शब्द ही नाउन कहलाते हैं। कौन से शब्द? नाम बताने वाले शब्द ही नाउन कहलाते हैं। इस बात को आप यूं समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स यानी कि माता पिता जो थे, हम 2, 3, 4 भाई हैं, अगर उनका नाम नहीं रखते तो वो हमें बुलाते किसी काम के लिए, तो वो कहते यहाँ आइए बच्चों, फिर हम सभी वहाँ पहुँच जाते। जिस से काम होता वो उसको हाथ लगा करके कहते कि तू आ या आप आओ और ये काम करो। तो उन्होंने हमें अलग से एक पहचान दी, एक नाम दे दिया। वो नाम क्या है? नाउन है। दूसरे शब्दों में यूं समझिए कि जैसे कल्पना कीजिए कि हमने किसी फ्रूट का नाम नहीं निकाला होता, किसी वेजिटेबल का नाम नहीं निकाला होता, किसी पशु का नाम नहीं होता और किसी पक्षी का नाम नहीं होता। तो जैसे हम बाजार जाते, मार्केट में सब्जी या फिर फल खरीदने, तो हमें एक बड़ा सा चार्ट लेके जाना पड़ता और हम उस दुकानदार को कहते कि देख ये फोटो में देख ले, ये चीज दे दे। अब ऐसा नहीं करते हैं, हमने सबका अलग अलग एक नाम निकाल रखा है और उस नाम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि नाउन किसको कहें, तो देखिए 1 नंबर जो हमारा पॉइंट है ए, वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन मैं आपको कह रहा हूं क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाम बताने वाले शब्द क्या हैं? नाउन हैं। जैसे वो किसी का भी नाम बताएं, किसी व्यक्ति का नाम बताएं, किसी वस्तु का बताएं, पक्षी का बताएं, फल का बताएं, सब्जी का बताएं, या फिर किसी गुण का नाम बताएं, या फिर किसी अवस्था का नाम बताएं, या फिर वो हमें किसी जगह का नाम बताएं, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। फिर इस परिभाषा को थोड़ा और डीप में डिस्कस कर लेते हैं, इससे सारे पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। तो हम एक ऐसी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो सब कुछ क्लियर कर दे। तो देखिए, नाउन इज ए वर्ड which denotes the name of a person, place, thing, quality, state, देखिए नाउन इज ए वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और स्टेट। नाउन एक ऐसा नाम है जो क्या करता है? किसी पर्सन का यानी व्यक्ति का नाम बताता है, प्लेस किसी स्थान का नाम बताता है, थिंग किसी वस्तु का नाम बताता है, क्वालिटी किसी गुण का नाम बताता है, स्टेट किसी अवस्था का नाम बताता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिखा एवरीवन नोज कालिदास इन इंडिया। एवरीवन नोज कालिदास इन इंडिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां 2 वर्ड लिखे गए, एक है कालिदास और दूसरा है इंडिया। हमें कालिदास से भी किसी व्यक्ति का नाम पता चलता है तो ये क्या है? नाउन है। यहां आपको इंडिया से भी किसी स्थान का नाम पता चलता है तो ये भी क्या है? नाउन है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, स्थान का नाम हो या व्यक्ति का नाम तो वो क्या कहलाएगा? नाउन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन है। एवरीवन नोज कालिदास इन इंडिया, तो कालिदास एक व्यक्ति का नाम है इसलिए नाउन है, इंडिया एक जगह का नाम है इसलिए ये क्या है? नाउन है। फिर जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं,
ईच स्टूडेंट नीड्स ए बुक टू स्टडी। ईच स्टूडेंट नीड्स ए बुक टू स्टडी। अब यहां पे देखिए हमने एक वर्ड लिखा है स्टूडेंट, इससे हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है। फिर यहां एक हमने वर्ड लिखा बुक, इससे हमें किसी वस्तु का पता चलता है। तो इस वाक्य में स्टूडेंट शब्द क्या है? नाउन। बुक शब्द क्या है? नाउन है। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे हम कहें स्टेट अवस्था और क्वालिटी यानी गुण, तो ये किसको? स्टेट अवस्था और क्वालिटी ये भी नाउन है। तो जैसे देखिए हमने क्वालिटी बताई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो सेंटेंस लिखा हमने, इसमें एक वर्ड लिखा है हमने ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी वर्ड जो है ये क्या करता है? क्वालिटी यानी गुण को बताता है। गुण को बताता है तो ये वर्ड यहां पे क्या है? नाउन है। फिर इसके बाद में देखिए अवस्था, ठीक है? तो अवस्था देखिए स्टेट, जैसे देखिए चाइल्डहुड इज ए गोल्डन एज। अब यहां देखिए चाइल्डहुड जो वर्ड लिखा है, इस चाइल्डहुड वर्ड से हमें किसका पता चलता है? अवस्था का। और अवस्था का नाम बता रहा है, इसलिए ये क्या है? नाउन है। तो हमने दो डेफिनेशन लिख ली। एक नेमिंग वर्ड हैं वो क्या है? नाउन है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा सेंटेंस में या फिर कहीं फ्रेज या जो पैसेज लिखा है कि नाउन कौन है, तब तक हम सही तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि नाउन किसको कहना है। अब इसके बाद में देखिए एक थर्ड डेफिनेशन लिखते हैं, जिसमें अब तक आपको जो क्लियर नहीं हुआ वो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखना, फर्स्ट पॉइंट है, हम जिन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके, नेम ऑफ पर्सन क्या है? नाउन। फिर इसके बाद में देखिए पर्सन के बाद में नेम ऑफ प्लेस क्या है? नाउन। नेम ऑफ थिंग क्या है? नाउन। नेम ऑफ क्वालिटी क्या है? नाउन। नेम ऑफ स्टेट क्या है? नाउन। फिर इसके बाद में नेम ऑफ एनिमल, एनिमल्स नाउन। नेम ऑफ बर्ड्स नाउन। नेम ऑफ वेजिटेबल्स नाउन। नेम ऑफ फ्रूट्स नाउन। नेम ऑफ प्रोफेशन। अगर अब आप इनको याद रखेंगे तो नाउन को पहचानने में कहीं कोई गलती नहीं होगी। जैसे देखना, नेम ऑफ पर्सन लिखा, पर्सन जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया रोहन, मोहन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट। ये सारे शब्द जो हैं व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये क्या हैं? नाउन है। फिर प्लेस देखिए, जैसे हमने लिख दिया इंडिया, राजस्थान,
अमेरिका, ऐसे किसी भी जगह का, कहीं भी किसी भी देश का, किसी भी राज्य का नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा? नाउन। इसके बाद में थिंग, किसी भी वस्तु का नाम लिख दो आप, जैसे बुक, बाइक, व्हीकल का नाम हो गया। फिर इसके बाद में देखिए जैसे टेबल, पेन, मार्कर, जो कुछ भी लिखेंगे आप। फिर इसके बाद में क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी, विजडम। फिर इसके बाद में जैसे डिसऑनेस्टी। ये जो हमने सारे नाम लिखे ये क्वालिटी बताते हैं और इसलिए इनको क्या कहा जाए? नाउन। फिर इसके बाद में देखिए स्टेट, अवस्था बताएं, जैसे फ्रेंडशिप एक अवस्था है, बाजार में आप इसे जाकर के खरीद नहीं सकते। फिर जैसे आपने कहा किंगशिप, ये भी क्या है? एक अवस्था है। फिर जैसे हमने कहा चाइल्डहुड, तो ये भी क्या है? एक अवस्था है। फिर जैसे एनिमल्स, किसी भी हमने एनिमल यानी पशु का नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया काऊ, डॉग, कैट, ठीक है, एलिफेंट, ये सब क्या हैं? नाउन। किसी वेजिटेबल का आपने नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, रेडिश और बहुत सारे, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। अब देखिए इसके अलावा किसी भी फ्रूट का नाम लिख दिया आपने इंग्लिश में तो वो नाउन है, जैसे एप्पल लिख दिया, ठीक है, ऑरेंज लिख दिया, मैंगो लिख दिया या और कुछ लिख दिया। प्रोफेशन, व्यवसाय, किसी व्यक्ति का व्यवसाय, जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो वो क्या हो गया? ड्राइवर। एक व्यक्ति पढ़ाता है, टीचर। फिर जैसे एक व्यक्ति जो है वो किसी चीज की बिक्री करता है, सेलर। खरीदने वाला, बायर। इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्टर, नर्स। इन सब से हमें किसका पता चलता है? व्यवसाय का पता चलता है। तो व्यवसाय का नाम बताने वाले सभी शब्द क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पर्सन का नाम बताया जाता है, यानी कहीं भी किसी भी वाक्य में, किसी किताब में पर्सन, व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करने वाला शब्द लिखा होता है तो वो नाउन है। प्लेस, स्थान विशेष की ओर संकेत करने वाला शब्द नाउन है। वस्तु विशेष की ओर संकेत करने वाला शब्द नाउन है। क्वालिटी की ओर संकेत करने वाला शब्द नाउन है। स्टेट बताए, नाउन कहलाएगा। एनिमल्स, किसी भी पशु का नाम हो, नाउन कहलाएगा। बर्ड्स, किसी पक्षी का नाम हो, नाउन कहलाएगा। वेजिटेबल, किसी भी सब्जी का नाम हो। फ्रूट, प्रोफेशन। अब इसके बाद देखिए और किसका नाम नाउन कहलाएगा, तो इसके बाद में देखिए नेम ऑफ टाइम यूनिट। जैसे टाइम की यूनिट का नाम बताने वाला शब्द है, जैसे डे नाउन है, जैसे लिखा आवर नाउन है, जैसे लिखा वीक नाउन है, जैसे लिख दिया मंथ नाउन है, जैसे लिख दिया ईयर नाउन है, जैसे लिख दिया सेकंड नाउन है, जैसे लिख दिया हमने मिनट नाउन है, डिकेड, सेंचुरी, कुछ भी लिखा नाउन है। फिर इसके बाद में वेट यूनिट। वेट यूनिट जैसे आपने लिख दिया किलो नाउन है, जैसे आपने लिख दिया टन नाउन है, जैसे आपने लिख दिया क्विंटल नाउन है, जैसे आपने लिख दिया ग्राम नाउन है। तो वेट की यूनिट बताने वाले शब्द क्या हैं? नाउन हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए किसी भी मेटल का नाम बताने वाला शब्द भी नाउन है। जैसे हमने बोला गोल्ड नाउन है, जैसे हमने बोला सिल्वर चांदी नाउन है, जैसे हमने बोला कॉपर नाउन है, जैसे हमने बोला ब्रास नाउन है, जैसे हमने बोला ब्रॉन्ज धातु के नाम, ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अगर हम इनमें से किसी भी चीज का नाम बोलते हैं या जितना हमने लिखा तो वो सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। अब इसके बाद एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जिस भी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, जिसके बारे में आज आप सोच सकते हैं और उसका आपने एक नाम रख दिया है, वो नाम क्या है? नाउन है। तो ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। शायद ये तीनों डेफिनेशन क्लियर होने के बाद या ये तीनों डेफिनेशन देखने के बाद आप नाउन को आसानी से पहचान लेंगे, चाहे वो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ हो। पहला था नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नाम वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन। दूसरा था एंड नाउन इज ए वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, ईटीसी। फिर थर्ड था जो इजी भाषा में हमने लिख दिया, क्या? नेम ऑफ पर्सन। किसी भी यदि पर्सन का नाम है तो वो नाउन है। नेम ऑफ प्लेस, स्थान सूचक शब्द नाउन कहलाएगा। वस्तु सूचक शब्द नाउन कहलाएगा। गुण बताने वाला शब्द नाउन कहलाएगा। अवस्था बताने वाला शब्द नाउन कहलाएगा। फिर इसके बाद में देखिए, पशु का नाम बताने वाला शब्द नाउन कहलाएगा। पक्षी का नाम बताने वाला शब्द नाउन कहलाएगा। वेजिटेबल्स, सब्जियों का नाम बताने वाला शब्द भी नाउन कहलाएगा। फ्रूट्स, फलों का नाम बताने वाला शब्द नाउन है। प्रोफेशन, व्यवसाय का नाम बताने वाला शब्द नाउन है। फिर टाइम यूनिट, समय की इकाई बताने वाला शब्द भी क्या है? नाउन है। वेट यूनिट, वजन की इकाई बताने वाला शब्द भी नाउन। और मेटल, धातुओं का नाम बताने वाला शब्द भी क्या है? नाउन है। इन सब को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब देखिए, इसके बाद नाउन की डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं कि नाउन का क्लासिफिकेशन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये हमारी जो पढ़ाई होने वाली है आगे, उसका आधार है, यानी कि नींव है। इसको बिना समझे अगर आगे जाएंगे तो आज तक जैसे आप पढ़ते आए नाउन के बारे में आपको उतनी ही जानकारी रहेगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो अगला हमारा जो बी हेडिंग है वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का क्लासिफिकेशन। देखिए, नाउन के क्लासिफिकेशन को हम तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे पहला है काउंटिंग के आधार पर। फर्स्ट जो पार्ट है वो है काउंटिंग के आधार पर, यानी गणना के आधार पर। गणना के आधार पे अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी दो टाइप के नाउन बताए गए हैं। कौन कौन से? तो देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये दो भाग हो गए। काउंटेबल का मतलब है जिनको हम गिन सकें। गिन सकें का मतलब जिनके साथ क्या लग सके? गिनती। 1 2 3 4 5, वो सभी क्या हैं? काउंटेबल। अनकाउंटेबल, जिनके साथ हम गिनती नहीं लगा सकते, वो क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। तो देखिए, अब ये जो काउंटेबल यूनिट है, इस काउंटेबल यूनिट में किन किन को शामिल किया गया? जैसे इसमें शामिल किया हुआ है प्रॉपर नाउन, इसमें शामिल किया हुआ है कॉमन नाउन, और इसमें शामिल किया हुआ है कलेक्टिव नाउन, यानी ये इसकी सब यूनिट हो गई। अब देखिए इधर, ये जो अनकाउंटेबल वाला पोर्शन है, इसमें आता है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। कंप्लीट। फिर इसका जो दूसरा बेसिस है हमारा विभाजन का, या जो नाउन को एक अलग क्लास दी गई है, वो है सेकंड नंबर पे फिजिकल स्ट्रक्चर।
शारीरिक रचना के आधार पर। तो देखिए शारीरिक रचना के आधार पे नाउन जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। जैसे काउंटिंग यानी गणना के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, वैसे ही शारीरिक रचना के आधार पर भी दो भाग हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक होता है, अभी पता है। अब इसमें कंक्रीट जो नाउन है इसमें 4 यूनिट्स, यानी कि इसकी सब 4 यूनिट हो गई। 4 सब यूनिट कौन कौन सी हो गई? एक प्रॉपर नाउन कंक्रीट होते हैं, फिर इसके बाद में कॉमन नाउन, फिर इसके बाद में कलेक्टिव नाउन, और फिर इसके बाद में देखिए मैटेरियल नाउन। अब यहां मतलब समझिए कि कंक्रीट का मतलब है जिसका कोई आकार, प्रकार, रूप, आकृति हो, वो क्या होता है? कंक्रीट। यानी हम जिसको देख सकें, जिसकी हम फोटो ले सकें, जिसकी हम कोई मूर्ति बना सकें, जिसको हम छू सकें, ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है? कंक्रीट कहा जाता है। जिसको हम केवल महसूस कर सकते हो, जिसकी फोटो नहीं ले सकते हो, जिसकी कोई मूर्ति नहीं बना सकते हो, जिसका कोई मॉडल नहीं बना सकते हो, वे नाउन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। हम जब इन दोनों आधारों पर नाउन को बांटते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक चीज सामने आई होगी सामान्य, कि जब हमने काउंटिंग के आधार पे बांटा तो दो भाग बनाए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्यों स्टूडेंट्स? दो भाग हो गए भाई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गणनीय संज्ञा और अगणनीय। काउंटेबल में 3 चीजें शामिल की गई। कौन कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन या सब यूनिट हैं या उपभाग हैं किसके? काउंटेबल के, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। फिर अनकाउंटेबल में 2 चीजें शामिल हुई, एक मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट। फिर हम इसको फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी बंटवारा करते हैं शारीरिक रचना के आधार पे, तो 2 चीजें सामने आती हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट को मतलब कंक्रीट, रोडी बजरी, दिखी ही, बाकी एक साइज हुआ है, बाकी एक रूप हुआ है। तो कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनका हमें कोई आकार, प्रकार दिखाई देता हो, फोटो ले सकते हो, हाथ लगा सकते हो, कंक्रीट हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हो, हमारे मस्तिष्क में सिर्फ उनके लिए कल्पना कर सकते हो, वो कंक्रीट नाउन होते हैं। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको 4 भागों में बांट दिया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। तो दोनों प्रकार के नाउन देखने के बाद ये एक चीज निकल के आती है कि सामान्य नाउन के 5 नाम हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। चाहे उसमें देख लीजिए, चाहे इसमें देख लीजिए, प्रॉपर, कॉमन, ठीक है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो नाउन के जो सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है वो ये है कि नाउन के 5 जो हैं पार्ट होते हैं, या नाउन 5 टाइप का होता है, नाउन के 5 काइंड होते हैं, या नाउन को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है, या नाउन की 5 अलग अलग वर्ग होते हैं। तो अब तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉमन। देखिए थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा कॉमन। कॉमन क्लासिफिकेशन। अब कॉमन क्लासिफिकेशन के अनुसार जो नाउन है वो 5 प्रकार का होता है, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ए नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं? 5। वी कैन कैटेगराइज ए नाउन इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव,
फोर्थ मैटेरियल एंड लास्ट एंड फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 नाम हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, सेकंड हो गया कॉमन नाउन, थर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हो गया मैटेरियल नाउन, फिफ्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर हम हिंदी भाषा या हिंदी जो हमारी भाषा है मातृभाषा, उसकी व्याकरण की बात करें तो प्रॉपर का मतलब होता है निज वाचक संज्ञा, फिर कॉमन का मतलब है समूह जातिवाचक संज्ञा, फिर कलेक्टिव की बात करें तो समूहवाचक, मटेरियल पदार्थ वाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। अगर हम मातृभाषा हिंदी के व्याकरण में संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे तो ये 5 प्रकार हमारे सामने निकल के आएंगे। अब ये हमारे 5 नाम हो गए, सबको पता चल गया कि नाउन जो है वो 5 टाइप का होता है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो हमने कह दिया ए नाउन इज डिवाइडेड इन 5 डिफरेंट क्लास। एक नाउन को 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना, एक एक के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है, और फिर डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन क्या आते हैं। तो देखिए प्लेटफॉर्म बन गया है, ट्रेन को आने की देरी है। अब देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं 1 नंबर पे प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमें इस प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन या क्या समझ लेना है, मीनिंग। ठीक है, तो अब देखिए बोर्ड पे, जैसे आप कई बार अपने किसी फ्रेंड के घर कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं और वो दूसरे शहर में है, उस शहर में नहीं है जिसमें आप रहते हैं। आप उस शहर में पहुंचने के बाद उसे कहते हैं यहां पहुंच गया, कहां आना है, फिर वो आपको जगह बताता है कि आप यहां आ जाओ, आप वहां पहुंच जाते हैं, फिर कॉल करते हैं अब कहां आऊं, तो फिर वो आपको आगे का रास्ता बताता है। ऐसे 3-4 बार होने के बाद आप लास्ट में थोड़ा झुंझला करके या थोड़े परेशान होकर के उसे कहेंगे मुझे प्रॉपर जगह बता दे कहां आना है। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप उसे कहेंगे मुझे प्रॉपर जगह बता दे कहां आना है। इसका मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे एक निश्चित जगह बता दे जहां पर पहुंचना है। तो प्रॉपर का मतलब है डेफिनेट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि नाम है प्रॉपर नाउन, तो हम इस नाम के आधार पर अगर इसकी डेफिनेशन बताएं या तैयार करें तो प्रॉपर बराबर हो गया दोस्तों डेफिनिट। डेफिनिट नाउन का मतलब नेम, नाउन का मतलब क्या है, नेम। तो डेफिनिट नेम, निश्चित नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब इसको यूं समझिए, नेक्स्ट अच्छी लैंग्वेज में ए नाउन which denotes definite name of person or place is called proper noun। देखिए, ए नाउन विच डिनोट्स डेफिनेट नेम ऑफ पर्सन
डेफिनिट का मतलब है निश्चित, नेम यानी नाम, ऑफ पर्सन, व्यक्ति का निश्चित नाम बताए या किसी जगह का निश्चित नाम बताए, हम उसे कौन सा नाउन कहेंगे? प्रॉपर नाउन कह देंगे। तो प्रॉपर नाउन किसको कहें? डेफिनिट नेम ऑफ पर्सन, डेफिनिट नेम ऑफ प्लेस। तो प्लेस और पर्सन निश्चित नाम पता चले तो हम उसे कौन सा नाउन कह देंगे? प्रॉपर नाउन कह देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये कहा गया रवि इज ए डॉक्टर। अब देखिए आपके सामने दो शब्द हैं, ध्यान से देखिए, एक तो है रवि और एक है डॉक्टर। अब इन दोनों शब्दों की विशेषता बताता हूं आपको। रवि मतलब तो रवि है, जैसे आपने कहा रवि को बुलाओ, तो जिसका नाम रवि होगा उसी को बुलाएगा सुनने वाला, तो ये तो हो गया डेफिनिट। और ये डॉक्टर जो वर्ड है ये है इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट क्यों है? सुनना, आप ऐसे कह सकते हैं रवि इज ए डॉक्टर, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते रवि इज महेश। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो इससे तो एक निश्चित व्यक्ति का नाम पता चलता है, तो ये तो हो गया डेफिनिट। और डॉक्टर जो शब्द है इसकी विशेषता देखिए, ये रवि के साथ भी लग सकता है। हम ऐसे कह सकते हैं महेश इज ए डॉक्टर, सुरेश इज ए डॉक्टर, संतोष इज ए डॉक्टर, अजय इज ए डॉक्टर, विनीत इज ए डॉक्टर, पुनीत इज ए डॉक्टर, रॉबर्ट इज ए डॉक्टर। तो इसमें क्वालिटी है कि ये सबके साथ शेयर हो सकता है, सबके साथ शेयर हो सकता है, तो ये क्या है? इनडेफिनिट है। तो जो डेफिनिट है उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन। जो डेफिनिट है उसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और जो इनडेफिनिट है उसको कहा जाता है कॉमन, यानी जो सबके साथ शेयर हो सकता है वो क्या है? कॉमन। तो इन दो शब्दों से आपको क्लियर पता चल गया, रवि क्या है? डेफिनिट। तो कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर। डॉक्टर कौन सा नाउन है? ये इससे किसका पता चलता है? इनडेफिनिट। तो कौन सा नाउन हुआ? कॉमन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब देखिए यहां दो वर्ड हैं, एक है इंडिया, ठीक है, दूसरा है कंट्री। समझिए, जैसे हम कहें कि हम देश की चर्चा कर रहे हैं, हम कंट्री की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन से की? सुनने वाला यह पूछ सकता है कौन से की। लेकिन हम ये कहें कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सुनने वाला ऐसे नहीं पूछेगा कौन से की। तो इंडिया जो शब्द है इससे पता चलता है हमें डेफिनिट, ये निश्चित है। और कंट्री इसमें विशेषता है वही डॉक्टर वाली, सबके साथ शेयर हो सकता है। हम यह नहीं कह सकते इंडिया इज अमेरिका, लेकिन हम ये कह सकते हैं अमेरिका इज ए कंट्री, चाइना इज ए कंट्री, जापान इज ए कंट्री, रसिया इज ए कंट्री, फ्रांस इज ए कंट्री, इटली इज ए कंट्री। तो ये जो वर्ड है ये सबके साथ शेयर हो सकता है, ये अनिश्चित है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो निश्चित है उसे कौन सा नाउन कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। और जो अनिश्चित है उसे कौन सा नाउन कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। तो उदाहरण लिखने पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निश्चित यानी कि डेफिनिट जो है वो तो कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर। इसका उल्टा जो इंडेफिनिट है वो कौन सा नाउन कहलाएगा? कॉमन। यानी जो अकेला है, जो दूसरे से शेयर नहीं हो सकता, वो प्रॉपर नाउन है। और जिसमें ऐसी क्वालिटी है कि वो दूसरे के साथ भी शेयर हो सकता है, वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की पहचान हो गई हमें कि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने नाम बोले जितने भी किसी भी देश का,
किसी भी राज्य का, जैसे हमने कहा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलोर, मुंबई, ठीक, या फिर किसी देश का नाम बोला, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, रसिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, ये सारे के सारे नाम क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन की पहचान हो गई। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चन आए, यानी अब हमें यह जानना है कि प्रश्न क्या आएगा। तो अब देखिए डिस्कस करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि धीरे धीरे हम हमारे परीक्षा में क्या आना है इसकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं बी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन जो है, अगर मैं आपको उसकी विशेषता बताऊं क्या है, तो इसमें नंबर वेरिएशन नहीं होता है। नंबर वेरिएशन का मतलब वचन की विविधता नहीं होती है। वचन विविधता का मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, बहुवचन, ऐसी संज्ञा जिससे एक व्यक्ति विशेष की ओर संकेत किया जाता है वो एक वचन है, यानी कि सिंगुलर नंबर है। जिससे एक से अधिक का बोध होता है वो प्लूरल है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है इसमें ये क्वालिटी नहीं होती है। देयर इज नो नंबर वेरिएशन इन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में नंबर वेरिएशन नहीं है, यानी सिंगुलर और प्लूरल नहीं हो सकता। इसलिए इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी किसी वाक्य में हमने प्रॉपर नाउन लिखा है, यदि किसी सेंटेंस में कहीं भी प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए, एन, द या कोई भी डिटरमिनर्स जैसे सम, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सेवरल, बोथ, ऑल, नन, इनका प्रयोग नहीं हो सकता। कंप्लीट बात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं कि देयर इज नो नंबर वेरिएशन इन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में नंबर वेरिएशन नहीं होता है। अब इसको सीधी या सरल भाषा में समझ लीजिए, इनका प्लूरल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है दोस्तों? प्लूरल। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल्स व डिटरमिनर्स का प्रयोग नहीं होगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा मैं अभी बताता हूं। देखिए, हमने लिखा कि जो प्रॉपर नाउन है इसकी एक विशेषता है कि इसमें नंबर वेरिएशन यानी वचन विविधता नहीं होती है, यानी सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल नहीं बनते हैं। तो प्लूरल नहीं बनते हैं तो प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल्स जिनकी संख्या 3 है, सभी जानते हैं आप, ए, एन और द, ठीक है, तो उनका प्रयोग इनके साथ नहीं होगा। फिर डिटरमिनर्स सम, मैनी, ठीक है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ, नन, नो, एनी, इनका प्रयोग इनके साथ में नहीं होता है। कंप्लीट बात। कितना ही बड़ा व्यक्ति का नाम लिखें आप, कितने फेमस व्यक्ति का नाम लिखें, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कितने भी बड़े देश, कितने भी शक्तिशाली देश का नाम लिखें, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा द अमेरिका
इज ए पावरफुल कंट्री। अब ये जो सेंटेंस लिखा ये गलत है। काफी सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का पर्सनल लॉजिक लगाते हैं कि अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है, इससे पहले तो द आएगा यार। तो ये द जो है ये गलत है, चाहे ये कितना ही बड़ा है, कितना ही शक्तिशाली है। जैसे नाम लिख दिया जाए नरेंद्र मोदी, तो बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, द तो जरूर लगा, तो हमें नहीं लगाना है। एक प्रश्न तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसका? कॉमन एरर का पूछा जा सकता है, द अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री। तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, हमने साफ डिस्कस कर लिया बात। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिए इसको कहते हैं पूर्व अनुमान लगाना कि आप एग्जाम में क्या आएगा। अगर आपने टॉपिक पढ़ा, 2 लाइन पढ़ी, 4 लाइन पढ़ी, 5 लाइन पढ़ी, उनके पढ़ने का सार्थक तभी होगा वो कि जब आपने ये अनुमान लगाया कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन नहीं किया तो आपने कितना ही पढ़ा, कोई काम का नहीं है, बेकार है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ट्रेन होती है, बस होती है, फ्लाइट होती है, वो जिस स्टेशन से रवाना होती है, जहां से निकलती है, अगले स्टेशन पे कितनी बजे पहुंचेगी, ये कैलकुलेशन पहले से होता है, ये पूर्व अनुमान पहले से होता है। ऐसे ही आपको भी ये पूर्व अनुमान लगाना है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अगर आप ये नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या हैं, आप एग्जाम में सही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा लगा लेते हैं तो आप उस आदमी की जो आपके खिलाफ पेपर तैयार कर रहा है उसकी कल्पनाओं को जान लेते हैं और पेपर हॉल में देने के लिए तैयार होते हैं। उससे पहले आधा पेपर आपके दिमाग में लीक होता है और क्वेश्चन एजिट मिलते हैं आपको एग्जाम में। जैसे देखिए बोर्ड पे देखिए कि इस रूल से क्वेश्चन क्या आए। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिख दिया, फ्रीइंग हिमसेल्फ ए पार्ट, रमन टीचेज बी पार्ट, रमन टीचेज द नरेंद्र मोदी सी पार्ट। स्टैटिक्स डी पार्ट, नो एरर ई पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पे लिखा रमन टीचेज द नरेंद्र मोदी। तो अब यहां जो सी पार्ट लिखा है इसमें मैंने एक निश्चित व्यक्ति का नाम लिखा, नाम है नरेंद्र मोदी। इससे पहले मैंने क्या लगाया, द, जो कि क्या है, नियम के खिलाफ, ये गलत है। तो आपको ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे इनको कहते हैं कॉमन एरर के क्वेश्चन। अब आपको यहां यह पता करना होता है कि ए में, बी में, सी में और डी में अगर कोई ग्रामर के दृष्टिकोण से गलती है तो उसे पता कीजिए, वो पार्ट आपका आंसर माना जाएगा। अगर किसी में कोई गलती नहीं है तो नो एरर यानी कि ई जो ऑप्शन है इसे टिक कर दीजिए। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं तो जितना पढ़ा है उतना ही आजमाइए। नरेंद्र मोदी, इससे पहले क्या लगा, द, ये गलत है, तो ये पार्ट गलत हो गया, नियम के अनुसार नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, कंप्लीट। अब ये बात करें हम हमारे एयरफोर्स के एग्जाम की, तो वहां ये चीजें बदल जाती हैं। क्या बदल जाता है, नाम एक की जगह हो जाता है पी, बी की जगह हो जाता है क्यू, ठीक है, और आर और एस, 5 की जगह 4 ऑप्शन हो जाते हैं। क्वेश्चन इसी पैटर्न का आता है। अब ये था सिंपल रूल कि आर्टिकल्स नहीं आएंगे। अब देखिए हमने ये जो रूल डिस्कस किया, इस रूल का अपवाद पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। या हम कहें विगत भर्तियां जो हुई बैंक एसएससी की, उनमें, एनडीए में या फिर नेवी एयरफोर्स में, इस रूल से क्वेश्चन आया है। किस रूल से, जिसको हम क्या कह रहे हैं,
अपवाद कह रहे हैं। देखिए अपवाद है, क्या है? पहला, हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी राष्ट्र के नाम से पहले, किसी भी देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी राष्ट्र या देश के नाम की स्पेलिंग प्लूरल शब्द जैसी हो तो हमेशा द आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, कुछ भी हो, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और एग्जाम में पेपर बनाने वाला उससे पहले आर्टिकल देकर के 4 अलग अलग भाग बना करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब लिख रहे हैं अगर किसी राष्ट्र या देश के नाम की स्पेलिंग प्लूरल शब्द जैसी हो तो हमेशा क्या आएगा? द। अंग्रेजी में हम ये मानते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में एस लगा है, ईएस लगा है, आईईएस लगा है, तो वो क्या है? प्लूरल है। तो अगर किसी देश या राष्ट्र की स्पेलिंग इस तरीके की है कि उसकी स्पेलिंग के एंड में एस है, ईएस है या आईईएस है, तो उन राष्ट्र या देशों के नाम से पूर्व हमेशा द आएगा। और वहां द न लगाना बड़ी चूक और गलती हो सकती है। और यहीं से पेपर सेटर क्वेश्चन सेट करता है। देखिए क्या एग्जाम्पल लिखता हूं। वेल्स घंटियों का शहर, विश्व में घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है वेल्स। और राजस्थान में वसुंधरा राज्य के क्षेत्र झालरापाटन को भी घंटियों का शहर कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, एस लगा हुआ है, प्लूरल जैसा है। फिर एक टीम का नाम सुना होगा, काफी बार देखा होगा, वेस्ट इंडीज, लास्ट में आईईएस है। फिर देखिए एथेंस, फिर देखिए नेपल्स, नोट नेपाल, फिर देखिए स्विस, फिर नीदरलैंड्स। ये जो मैंने अभी नाम बोले हैं आपके सामने, वेल्स, वेस्ट इंडीज, एथेंस, नेपल्स, स्विस और नीदरलैंड, ये कोई पावरफुल या बड़े देश नहीं है। लेकिन हमने जो रूल लिखा है ये उस शर्त को पूरी करते हैं कि इनकी स्पेलिंग जो है वो प्लूरल शब्द जैसी दिखती है। तो जब भी हम इनको बोलेंगे, जब भी हम सेंटेंस में इनको लिखेंगे, तो इनसे पहले स्टूडेंट्स आएगा द। हम वेल्स नहीं बोलेंगे, हमें बोलना है द वेल्स, हमें बोलना है द वेस्ट इंडीज, द एथेंस, द नेपल्स, द स्विस, द नीदरलैंड्स। ठीक है, तो ये तो हुआ रूल के अकॉर्डिंग। जैसे वी शैल गो टू द वेल्स इन नेक्स्ट मंथ, ये हमने सेंटेंस लिख दिया। अब हमने जो सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में हमने हमारे नियम के अनुसार जो सीखा उसके अनुसार वेल्स से पहले क्या लगाया? द। ये सही है। अब यहां कोई खालिस्तान का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे मैं इस सेंटेंस में यहां खाली जगह छोड़ देता और आपको 4 ऑप्शन दे देता। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनना। 4 ऑप्शन दे देता दोस्तों। ए ऑप्शन दे देता द आर्टिकल, बी ऑप्शन दे देता एन आर्टिकल, सी ऑप्शन दे देता ए आर्टिकल और डी ऑप्शन दे देता नो आर्टिकल्स, या इसी को लिख देता 0 आर्टिकल्स, या कई बार ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आर्मी क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल के। आप एलडीसी के एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी पूछे जाते हैं। बाकी और जो एग्जाम हैं आपकी बैंक, एसएससी, नेवी, उनमें तो पूछा जाना ही जाना है।
तो अब देखिए, एक तो हो गया ब्लैंक स्पेस यानी खालिस्तान वाला क्वेश्चन इस तरीके से। अब जिस स्टूडेंट को ये एक लाइन जो अभी अपन ने डिस्कस की याद है, वो आंसर लगाएगा क्या, द। और जिसको ये पॉइंट नहीं पता, पहले वाला पॉइंट पता है, वो लगाएगा नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल या नन ऑफ दीज। अब ये तो हुआ ब्लैंक का क्वेश्चन। अब हमारा एरर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, इस पॉइंट से बैंक के पिछले पेपर देखें आप, एसएससी के पिछले पेपर देखेंगे, एनडीए, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप के पेपर देखेंगे, उनमें इन रूल से यानी इस रूल से काफी बार क्वेश्चन आए हैं। मैं बार बार ऐसा क्यों बता रहा हूं कि पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, इसलिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के चीज समझाता हूं। जैसे हम कई बार अपना मोबाइल चार्ज लगाते हैं, मोबाइल एक ऐसी चीज है आजकल जो दूर नहीं रह सकती, तो हम चार्ज लगाते हैं और छोड़ देते हैं, चार्जर लगाया और छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि वो चार्ज नहीं हुआ, हमें ये चीज पता चल गई, तो हम दोबारा जब उसको चार्ज लगाते हैं तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उस पिन को, प्लग को थोड़ा हिलाते हैं और फिर देखते हैं कि हुआ कि नहीं, तो हमें पता चल गया कि ये इजी वे में चार्ज लगाने से चार्ज नहीं लगता है, तो दोबारा हम सचेत हो जाते हैं, चेक करते हैं। कई बार हम स्विच बोर्ड पे स्विच चालू कर देते हैं, लाइट नहीं जलती है, फिर थोड़ी देर बाद उस स्विच को प्रेस करते हैं, थोड़ा सा जोर लगाते हैं, लाइट आ जाती है। अब इसके बाद जब भी हम दोबारा ये करते हैं तो उसको जोर से प्रेस करते हैं, तो ये हमने देखा कि ये होता है और इसको सुधारने के लिए हमें इसकी जरूरत है। तो अगर आप ऐसे पॉइंट ध्यान रखोगे कि ये नियम ऐसा है और इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली एग्जाम में, तो क्वेश्चन यही आएगा। इससे आप पेपर सेटर के माइंड में जो चल रहा है उसका पहले से अनुमान लगा लेते हैं, और ऐसा करने पर आप एग्जाम में 50% जो पेपर है उसको पहले ही डिस्क्लोज या क्वालिफाई कर देते हैं। तो अब देखिए, इससे अगर खालिस्तान का ना पूछ करके एरर का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वी ईच सेल ए पार्ट go to wells B part in next week या next month, next week C part to visit a lot of temples D part और no error ये E part। अब देखिए, रूल पता है तो ज्यादा माथा फोड़ी या सर फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं ये बता देता हूं हमारे स्टूडेंट करते क्या हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़ते हैं, फिर आंख बंद करके कि बी, हाँ बी सही है भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। रूल पता है, वी ईच शैल गो टू वेल्स, ये एक ऐसा राष्ट्र का नाम है जिसकी स्पेलिंग प्लूरल जैसी है, तो निश्चित पता है द आएगा, नहीं दे रखा है तो गलत है, आंसर आ जाएगा बी। कंप्लीट स्टूडेंट्स, इससे आगे के पॉइंट हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।